गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है पेप्टिक अल्सर। यानी कि जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, जिसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज यूजुअली आस्क्ड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम। तो ये जो डिजीज है बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या इसके अंदर डिजीज कंडीशन होती है। वी विल डिस्कस ऑल दिस टाइप्स ऑफ topics in our today's class. You watch this video completely and understand that what is peptic ulcer and कैसे इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले पेप्टिक अल्सर का मतलब वो अल्सर जो यानी कि सर अल्सर फॉर्मेशन होना, ठीक है। अल्सर देखो, अगर मैं खाली अल्सर की डेफिनेशन बताऊं ना आपको, तो इंटीग्रिटी का लॉस हो जाता है, ठीक है। इंटीग्रिटी या फिर स्किन की कॉन्टिन्यूटी और स्किन कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, उसका जब लॉस हो जाना, ठीक है, लॉस हो जाना, ठीक है, किसके अंदर सर अल्सर फॉर्मेशन या फिर डिस्टरबेंस ऑफ द डिस्ट्रप्शन ऑफ द, ठीक है, डिस्ट्रप्शन ऑफ द किसका स्किन इंटीग्रिटी और म्यूकोसा ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट नाम है उस बीमारी का, प्यार से बोलते हैं पेप्टिक अल्सर, यानी कि पेप्टिक अल्सर कहा जाता है म्यूकोसा ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। या फिर आप ये बोल सकते हो कि सर पूरी जीआई ट्रैक्ट के अंदर कहीं अल्सर फॉर्मेशन हो जाना, उसे कहते हैं पेप्टिक अल्सर। इंटीग्रिटी खाली अल्सर की बताओ तो इंटीग्रिटी स्किन और कॉन्टिन्यूटी लॉस हो जाती है, उस टाइम पे अल्सर कहा जाता है। अच्छा, अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, मान के चलिए अल्सर फॉर्मेशन हो गया है, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, पहले शुरुआत में सर इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन के बाद में क्या होगा सर, ब्लीडिंग होने लग जाएगी वहां से, ठीक है, क्योंकि नीचे तो भाई देखो, भाई जो ऊपर वो जो स्किन होती है म्यूकोसा सब म्यूकोसा, तो नीचे कहीं ना कहीं तो सर वहां से ब्लड सप्लाई होती है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, हेमरेज होने लग जाएगा, ठीक है, हेमरेज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा सर, उसकी वजह से सर पेरिटोनाइटिस हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, सॉरी पेरिटोनाइटिस से पहले परफोरेशन होगा, ठीक है, परफोरेशन हो जाएगी। अरे ये परफोरेशन क्या करेगी सर, परफोरेशन लीड टू द पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस के अंदर चला जाएगा पेशेंट, एंड लास्ट जो होगा दैट इज शोक, यानी कि शोक के अंदर चले जाएगा। तो दिस कैन बी द मोस्ट सीरियस स्टेज इफ द पेप्टिक अल्सर कैन नॉट बी ट्रीटेड एट ए प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या मोस्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सर, ये हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको लिख लेना। देन उसके बाद में कौन पढ़ता है पेप्टिक अल्सर के बाद में, दैट इज कि सर ये कारण, यानी कि अच्छा कारण से पहले से एक बार मैं आपको बताता हूं कि भाई ये कितने तरह के होते हैं, टाइप्स, ठीक है। टाइप्स के अंदर मैं अगर बताऊं इसके, तो सबसे पहले जो टाइप होता है दैट इज सर 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट वन विच इज ऊपर सबसे पहले इसोफेगस आती है, तो इसोफेगस का अल्सर। सेकंड वन स्टमक आता है, तो उसके बाद में स्टमक का अल्सर। और देन थर्ड वन विच इज सर ड्यूडेनल, ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर कहा जाता है। अब देखो 3 तरह के अल्सर होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दिया है कैसे कैसे ये होते हैं। इसोफेगस के अंदर देखो, इसोफेगस के अंदर होता है तो ये सबसे थर्ड मोस्ट कॉमन होता है, यानी कि बहुत कम होते हैं इसके अंदर। सेकंड मोस्ट कॉमन सर ये होता है, और फर्स्ट मोस्ट कॉमन होता है ये, यानी कि सबसे ज्यादा ड्यूडेनल के अंदर पाए जाते हैं। ड्यूडेनल सर बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। क्यों सर ये, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से पाए जाते हैं, एंजाइटी की वजह से पाए जाते हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों के अंदर, अडल्ट्स के अंदर मैक्सिमम ड्यूडेनल अल्सर होते हैं। ओल्ड एज यानी कि बूढ़े लोग हो जाते हैं, एल्डर पीपल्स, उनके अंदर सर क्या होता है, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं इसको, ठीक है, स्टमक अल्सर नहीं माने, यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर मान लेना, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर होता है क्योंकि वो इमोबिलिटी हो जाती है एक जगह, अगर वो बिस्तर के ऊपर रहेंगे लंबे समय तक, तो जिसकी वजह से जो एसिड फॉर्मेशन होता है वो वहीं की वहीं रहेगा, आगे मूवमेंट नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, तो कारण रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है किसका, गैस्ट्रिक अल्सर का। और फोर्थ वन विच इज सॉरी थर्ड वन विच इज इसोफेगस। इसोफेगस के अंदर GERD यानी कि डिजीज होती है, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो GERD के ऊपर ही बनाई थी, तो उसके अंदर इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, तो उसके अंदर ये बढ़ सकता है। टाइप्स मैंने आपको बता दी है, ये इतने तरह का होता है। अच्छा दो और बता देता हूं इसके अलावा, देखिए एक होता है कर्लिंग अल्सर, ठीक है, कर्लिंग अल्सर, ये अल्सर कब होता है, ये सर बर्न वाले पेशेंट के अंदर होता है, ठीक है। और कशिंग अल्सर्स, ठीक है, कशिंग ये अल्सर होता है सर जिस पेशेंट का ICP इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज
आईसीपी, तो उसके अंदर क्या होता है, कशिंग अल्सर हो जाता है और कर्लिंग अल्सर बर्न वाले पेशेंट के अंदर पाया जाता है। ये लिख लेना, 2 टर्म, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देखो मैं जहां पे स्टार मार्क कर देता हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको राइट डाउन कर लेना। देन उसके बाद में जो अपने पास में अल्सर फॉर्मेशन होता है, इसके बाद में सर इसके रिस्क फैक्टर, यानी कि सर ये किस कारणों के, फिर किस किस भाई जो रिस्क हो सकते हैं किस किस वजह से। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, होते हैं बहुत सारे। सबसे पहले एज, यानी कि ज्यादा छोटा बच्चा है तो उसकी वजह से, ज्यादा बड़ा आदमी है तो उसकी वजह से हो सकता है। सेकंड नंबर जेनेटिक मेकअप, यानी कि किसी इंसान का जेनेटिक मेकअप ऐसा है। थर्ड वन ब्लड ग्रुप, किसी का ओ ब्लड ग्रुप या फिर ए बी ब्लड ग्रुप होता है, उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं पेप्टिक अल्सर होने के। होता नहीं होता एक अलग बात होती है, बट चांसेस होते हैं। देन इसके अलावा सर हाई प्रोसेस्ड फूड हो गया, सर कार्बोनेटेड वाटर, गैस फॉर्मिंग सब्सटेंसेस हो गए, प्लस में सर इसके अलावा ये तो गया क्या कि सर इसके अंदर कार्बोनेटेड ये अगर ये पिएगी, और बाकी सर बैड हैबिट्स होते हैं जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये सारा सब कुछ भी प्रोन कर देता है पेशेंट को किसके अंदर, सर पेप्टिक अल्सर के अंदर। ठीक है, आप एक एक बात को लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ होता है। बर्न का पेशेंट हो जाता है उस टाइम पे भी हो सकते हैं, बाकी आईसीपी किसी का बढ़ रहा है तो उस टाइम पे भी ये हो सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इसके सारे रिस्क फैक्टर। देन उसके बाद होता है, देखो 2 चीज पड़ती है। एक तो होता है अपने पास में जैसे पेप्टिक अल्सर होने के अंदर है ना, 2 चीजों का रोल होता है, या तो 2 चीज होती है, एक तो इसको बचाएगा, एक इसको बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सर जो इसको प्रोन बना देता है, ठीक है, प्रोन बना देते हैं, या फिर जो इसको इंक्रीज करते हैं रिस्क फैक्टर को, तो जैसे एक तो होता है सर एचसीएल, एचसीएल का इंक्रीज होगा पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन भी इंक्रीज करवा सकता है, बाइल, ये जो इनकी लेवल जब इंक्रीज हो जाता है ना, तो पेप्टिक अल्सर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं होने के। ठीक है, एचसीएल हो गया, पेप्सिन हो गया, बाइल हो गया। बाकी इसके अलावा सर वेगल नर्व होती है, ठीक है, वेगल नर्व वगैरह हो जाती है उसके अंदर। बाकी एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, ठीक है, हेलोबैक्टीरिया पाइलोरी होती है, उसके अंदर भी चांसेस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया होता है, ये चांसेस बढ़ा देता है पेप्टिक अल्सर होने के। ठीक है, बाकी इसके अलावा सर जो प्रिवेंट करवाता है, ठीक है, इसको होने से प्रिवेंट करवाता है, दैट इज सबसे पहले सर म्यूकस होती है, ठीक है, म्यूकोसा होती है। बाकी इसके अलावा सर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है जो म्यूकोसा का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है। बाकी इसके अलावा क्या क्या बचा सकते हैं इसके अंदर, थर्ड वन सर बाइकार्बोनेट्स आयन होता है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह होते हैं। बाकी इसके अलावा सर इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन बाइकार्बोनेट्स म्यूकोसा हो जाती है। बाकी इसके अंदर सर मोटिलिटी होती है, ठीक है, यानी कि सर ज्यादा देर तक खाने को रहने नहीं देंगे, तो जिसकी वजह से वो नीचे चला जाएगा, तो अल्सर के फॉर्मेशन के चांसेस रुक जाते हैं। तो दिस इज द पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अब इसके बाद में एक टर्म आती है दैट इज सर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या होता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, अब ये जो एलिसन सिंड्रोम है, स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, जी सेल्स का, ठीक है, जी सेल्स का गैस्ट्रिनोमास बन जाता है, ठीक है, गैस्ट्रिनोमास बन जाता है। जे ओमा जिसके पीछे लग जाता है उसको ट्यूमर कहते हैं, गैस्ट्रिन का ट्यूमर बन जाना, ठीक है, कहां पे, पैनक्रियाज के अंदर या फिर ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है, ड्यूडेनम के अंदर, तो उसकी वजह से जो चांसेस बढ़ जाते हैं किसके, गैस्ट्रिनोमास के। ये गैस्ट्रिनोमास क्या रिलीज करते हैं, गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, और ये क्या कर देगा, इंक्रीज एचसीएल और प्रोन को पेशेंट प्रोन कर देगा या फिर पेप्टिक अल्सर करवा देगा। तो दिस इज द वेरियस टाइप्स ऑफ दिस इज द मेन सिंड्रोम दैट इज मेनली रिलेटेड टू पेप्टिक अल्सर, क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद में होता है कि सर इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, तो दोनों के साइन सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, किस किस के, एक तो गैस्ट्रिक अल्सर्स के और एक ड्यूडेनल अल्सर के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भाई इसके साइन सिम्टम्स। जैसे सबसे पहले गैस्ट्रिक उठाते हैं कि भाई गैस्ट्रिक के अंदर कैसे साइन सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, तो गैस्ट्रिक के अंदर सबसे पहले कैसा पेन होगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। ये साइन सिम्टम्स रट लेना, दिमाग में सेट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। देन उसके बाद में सर एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, उसके बाद में सर गोविंग पेन कहते हैं, ठीक है, गोविंग पेन टाइप का पेन होगा। क्यों होगा गोविंग पेन का, क्योंकि इसको कुतरना वाला पेन कहते हैं, कुतरने वाली फीलिंग है, ठीक है, गोविंग। देन उसके बाद में क्या होता है सर, वेट लॉस होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग तो होगी ही होगी, ठीक है। बाकी इसके अलावा 30 से 60 मिनट के अंदर खाने के बाद में सर पेन होने लग जाता है। एम्प्टी पेन पाया जाता है, एम्प्टी स्टमक पेन होता है। कैसा पेन होता है, एम्प्टी स्टमक पेन होता है। जब खाली पेट रहेगा तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है, नहीं एम्प्टी स्टमक पेन नहीं,
खाना खाने के बाद में पेन होता है, यानी कि सर जब अपन खाना खा लेंगे, खाना खाते के 60 मिनट 30 से 60 मिनट के अंदर पेन होगा, ठीक है। तो दिस इज द मेन, क्या नोजिया वोमिटिंग होगी, और जब वोमिटिंग कर देगा ना पेशेंट, उसके बाद में रिलीफ मिलेगा, यानी कि जब खाना खाता है तो खाना खाने के बाद में दर्द होने लग जाता है 30 मिनट के अंदर अंदर, और तब ऑब्वियस बात है 30 मिनट के अंदर खाना एब्जॉर्बेशन तो होगा नहीं, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो, और वोमिटिंग ऊपर से हो गई है तो जो भी खाना खाया वो सारा बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वेट लॉस होने लग जाएगा, एपिगैस्ट्रिक पेन पाया जाएगा। बस यही होता है गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर यही हो जाता है। बाकी इसके अलावा अगर मैं ड्यूडेनल अल्सर के बता देता हूँ, ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर कि भाई इसके अंदर कैसा पेन पाया जाएगा, ठीक है। ड्यूडेनल अल्सर के अंदर सबसे पहले एब्डोमिनल पेन पाया जाएगा, यानी कि सर नीचे की तरफ पेन पाया जाएगा, एब्डोमिनल पेन पाया जाएगा। अच्छा, बाकी इसके अलावा सर वेट गेन होगा इसके अंदर हमेशा, कैसा वेट हमेशा गेन होगा। बाकी नोजिया की फीलिंग आएगी, बस खाली वोमिटिंग होगी नहीं, बस खाली नोजिया की फीलिंग आएगी, वोमिटिंग होगी नहीं, ठीक है। बाकी इसके अलावा सर 1.5 से 2 घंटे बाद में पेन होता है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है, एम्प्टी स्टमक पेन होता है, ठीक है, एम्प्टी स्टमक पेन होता है इसके अंदर। और बाकी इसके अलावा खाना खाने के बाद में रिलीफ हो जाता है, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए, देन उसके बाद में 2 घंटे बाद में पेन होता है। तो दिस इज द ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे बाद में इसके अंदर पेन होता है, और बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर वेट लॉस, माल नरिशमेंट, वो सब कुछ आपको बताई दिया मैंने आपको, ठीक है, कि भाई ये सब कुछ पाया जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद होता है अपने पास में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि भाई इसको डायग्नोस कैसे कर सकता है, पेप्टिक अल्सर को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह पूछी जाती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे, सीवीसी की जा सकती है, स्टूल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। ये लिख लेना जो इसके अंदर भाई डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जा सकता है। एक टर्म आती है यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, किसके अंदर यूज की जाती है, पेप्टिक अल्सर को आइडेंटिफाई करने के लिए। कब किसकी वजह से होता है पेप्टिक अल्सर, एच पाइलोरी बैक्टीरिया करवा देता है, और ये बैक्टीरिया अगर लंबे समय तक रह गया तो कैंसर भी करवा सकता है, किसका, स्टमक का, ठीक है, तो ये भी करवा सकता है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर सर यूरिया और प्लस में एमोनिया की स्मेल आती है, किसके अंदर से, मुंह के अंदर से, हैलिडोसिस हो जाती है, यानी कि गंदी स्मेल आने लग जाती है, यूरिया और एमोनिया की स्मेल आने लग जाती है। ओल्फैक्शन मेथड से सूंघ कर और फिर पता चलता है कि हाँ पेशेंट के पेप्टिक अल्सर है। बाकी इसके अलावा जीआई स्कोपी की जा सकती है, ठीक है, जीआई स्कोपी, एंडोस्कोपी वगैरह, ये सारा मैनेजमेंट इसके अंदर किया जा सकता है। देन उसके बाद में आता है मैनेजमेंट, कि व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट टू, और बाकी इसके साथ कंफर्मेटिव के अंदर बायोस्टी वगैरह भी हो सकती है। बाकी इसके अलावा सर मैनेजमेंट क्या आता है, बेस्ट मैनेजमेंट, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि अपन प्रिवेंट करवाते हैं, ऐसी चीजें ना खाएं ना कुछ करें कि जिसके वजह से अपन हो जाए। अब खुदा ना खास्ता वो चीज हो जाती है, देन फिर उसके बाद में क्या मैनेजमेंट होता है। देखो मैं आपको सबसे पहले क्या होता है कि जो इसके नॉर्मल जो और मेडिकल मैनेजमेंट होता है, पेंटापेराजोल वगैरह, एंटीमेटिक्स, पीपीआई वगैरह बहुत बताएंगे, प्लस में बाकी इसके अलावा 2-3 ड्रग स्पेशल बता दूं जो इसके अंदर हेल्प करती है। एक तो होता है सर अपने पास में सर म्यूकस बैड फोर्टिफायर, ठीक है, एक तो ये ड्रग दी जाती है, मेडिकल मैनेजमेंट बताऊं पहले आपको, ठीक है, म्यूकस बैड फोर्टिफायर, जिसके अंदर क्या होता है अपने पास में सर, जिसके अंदर होता है सुक्रा एल्फेट, ठीक है, ये ड्रग दी जाती है, बताऊंगा कैसे काम करती है। बाकी इसके अलावा सर प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स मतलब कि एनालॉग दिए जाते हैं, ठीक है, एनालॉग दिए जाते हैं, जैसे मीजोप्रोस्टल वगैरह हो गया, ठीक है, मीजोप्रोस्टल वगैरह हो गया, ये भी दिए जा सकते हैं। बाकी आप बोलोगे मीजोप्रोस्टल तो उसके अंदर दिया जाता है, किसके अंदर, एबॉर्शन के अंदर, तो ऐसा नहीं है, ये इसके अंदर भी दिए जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा क्या होता है तीसरे नंबर पे, बाकी अब पढ़ते हैं पीपीआई वगैरह, पेंटा, ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है जिसके अंदर पेंटापेराजोल वगैरह आती है, ठीक है, पेंटापेराजोल आती है। बाकी इसके अलावा रेबेप्रेनाजोल आती है, लीजिनाप्रोजोल आती है, तो वो सारी दी जा सकती है। एंटीइमेटिक ड्रग दी जाती है जिसके अंदर क्या होती है सर, एमसीपी वगैरह दिए जा सकते हैं, और बाकी एनाल्जेसिक वगैरह भी दिए जा सकते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। देन उसके बाद में ट्रिपल थेरेपी आती है। ट्रिपल थेरेपी के अंदर क्या होता है सर, ट्रिपल थेरेपी के अंदर 3 ड्रग दी जाती है, कौन सी, क्लेथ्रोमायोसिन, ठीक है, क्लेथ्रोमायोसिन होती है। बाकी इसके अलावा प्लस में टिडेनाजोल दी जा सकती है, ठीक है, टिडेनाजोल दी जा सकती है, प्लस में एमोक्सिसिलिन आती है, ठीक है, एमोक्सिसिलिन
सिलिन वगैरह दी जा सकती है, ठीक है। और बाकी क्वाटरनरी थेरेपी आती है जिसके अंदर क्या नाम है, 4 थेरेपी होती है, ठीक है। 4 ड्रग्स यूज की जाती है जिसके अंदर स्मॉल देखो मेटाप्रोलोल आती है, ठीक है, मेटाप्रोलोल आती है। प्लस में इसके अलावा उसके अंदर क्या हो सकता है, मेटाप्रोलोल के बाद में सेकंड नंबर पे दैट इज मेटाप्रोलोल के बाद में सर क्लेथ्रोमाइसिन वगैरह, ठीक है, क्लेथ्रोमाइसिन वगैरह भी यूज की जा सकती है, या फिर इसके अलावा सर एमोक्सिसिलिन भी यूज की जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये नहीं हो तो ये एमोक्सिसिलिन भी यूज की जाती है। प्लस में सर बिस्मथ साल्ट आता है, ठीक है, बिस्मथ सिल्वर, ठीक है, बिस्मथ सिल्वर सैलिसाइलेट आता है, ठीक है, सैलिसाइलेट आता है, बिस्मथ सैलिसाइलेट आता है, सिल्वर आता है, ठीक है। तो ये यूज कर सकते हैं क्वाटरनरी थेरेपी के अंदर। बाकी इसके अलावा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट और बता देता हूं जो बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले कर क्या सकते हैं, सबसे पहले करते हैं सर वेगोटोमी कर सकते हैं, यानी कि जो वेगल नर्व होती है ना बार बार, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन की मात्रा रिलीज होती है जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। प्लस में क्या करवाता है सर, सीक्रेशन का करवा देते हैं, जो पेट के अंदर सीक्रेशन होता है ना, तो वेगस नर्व को कट कर दिया जाएगा। देन सेकंड नंबर पे होता है सर पार्शियल रिसेक्टोटोमी कर दी जाती है, ठीक है, पार्शियल रिसेक्टोटोमी की जा सकती है, ठीक है। किसकी सर, स्टमक की, ठीक है, स्टमक की, यानी कि स्टमक की अगर पार्शियल रिसेक्टोमी कर दी जाती है तो वो यूज कहते हैं इसको एंट्रेक्टोमी। क्वेश्चन पूछा जाता है एंट्रेक्टोमी किसकी सर्जरी होती है, स्टमक की सर्जरी होती है। पार्शियल इसको रिसेक्टेड कर दी जाती है, 2 तरह की होती है, बिलरुथ फर्स्ट एंड बिलरुथ सेकंड, 2 तरह की होती है। फर्स्ट के अंदर तो सर ड्यूडिनो देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है अपने पास में सर गैस्ट्रो ड्यूडिनोस्टोमी कर दी जाती है, ठीक है, यानी कि जो गैस्ट्रिक पार्ट है उसको ड्यूडिनम के साथ में जोड़ दिया जाता है, या फिर इसके अंदर गैस्ट्रो, इस सेकंड वाले के अंदर जूजोस्टोमी कर दी जाती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या जोड़ दिया जाता है, जूजनम को जोड़ दिया जाता है। बाकी इसके अलावा कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी कर दी जा सकती है, यानी कि कंप्लीट स्टमक को बाहर निकाल कर दिया गया, ठीक है, वो भी की जा सकती है। बाकी इसके अलावा और इसके अंदर क्या किया जा सकता है, देखो कई चीजों पे अगर पूरी ये इसके अंदर स्पेलिंग नहीं लिख पाऊं तो आप समझ जाना क्या है, ठीक है। बाकी बिल्कुल फर्स्ट सेकंड कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी कर दी जा सकती है, पार्शियल रिसेक्टोमी कर दी जा सकती है, और कोई सर्जरी तो नहीं है इसके अंदर मेरे हिसाब से, ठीक है, वेगोटोमी होती है। बाकी पाइलोरोप्लास्टी वगैरह भी कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द किसके बारे में, पेप्टिक अल्सर की सर्जिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में मैं बताऊं इसके अंदर दैट इज पेशेंट को असेस किया जाता है, एनपीओ रखा जाता है, कंफर्टेबल पोजीशन दी जाती है, प्लस में मोबिलिटी दिखाई जाती है, की जाती है, एम्बुलेशन करवाया जाता है कि पर्टिकुलर थोड़ा मूवमेंट हो जाए तो वो एक जगह एससीएल सीक्रेट ना हो। बाकी इसके अलावा पोस्ट के अंदर एनजी ट्यूब का प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है, एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन की जाती है, प्रॉपर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, ये जो जितने भी बैड हैबिट्स है इनको अवॉइड करवाया जाता है, योगा करवाया जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, थोड़ा सा फिर से एम्बुलेशन करवाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके सर, इसका एक आखिरी जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वो और बता देता हूं, जो इसके अंदर होता है, छोटा सा टॉपिक है, इतनी देर पढ़ा है आपने, इतनी देर वीडियो देखी है तो एक बार और देख लेना ना, दैट इज सर पार्शियल। देखो ये जब पूरा इसका जो क्रोनिक जैसे गैस्ट्रेक्टोमी को स्टमक को बिल्कुल हटा दिया गया तो एक डिजीज आती है, नाम उसका डंपिंग सिंड्रोम, ठीक है, डंपिंग सिंड्रोम होती है। अब ये डंपिंग सिंड्रोम कैसी होती है और क्या होती है, देखो डंपिंग सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि सर जब कंप्लीटली हो जाती है, यानी कि मैं बताता हूं, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है, रैपिड एम्प्टिंग ऑफ द इसोफेगस, ठीक है, इनटू द ड्यूडिनम, ठीक है, ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है, इन हाइपर ओस्मोलार स्टेट के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्ट इन किसके अंदर, रिजल्ट इन वेरियस जीआई डिस्कम्फर्ट, यानी कि जीआई डिस्कम्फर्ट होगी, ठीक है। मैं इसको बता रहा हूं अभी, ठीक है। साइन सिम्टम्स के अंदर सर एब्डोमिनल पेन वगैरह होने लग जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन होने लग जाएगा, टेंडरनेस होने लग जाएगी, ठीक है, टेंडरनेस होने लग जाएगी, डायरिया वगैरह हो सकता है, ठीक है, डायरिया वगैरह हो सकता है। बाकी इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग और क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द क्रोनिक। जैसे क्या होता है कि अगर आपने पूरा का पूरा स्टमक को बाहर निकाल दिया है तो उसकी वजह से डंपिंग, यानी कि डंप एक साथ में कर देना, खाना खाया, खाना खाते के साथ में अच्छा हाइपर ओस्मोलर स्टेट के अंदर खाना होता है, खाना खाया इसोफेगस के द्वारा, अब स्टमक को हटा दिया तो सीधा
ड्यूडेनम जुड़ा हुआ होगा इसोफेगस के साथ में, तो सीधा ड्यूडेनम के अंदर जाएगा, हाइपरोस्मोलर स्टेट के अंदर जाएगा। अब पहले तो क्या होता है कि 2 घंटे तक स्टमक के अंदर स्टोर रहता था, तो खाने का अच्छे से भाई जो चर्नी वगैरह प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती थी। अब सीधा सीधा जाएगा डायरेक्टली इसोफेगस के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइपरोस्मोलर हो जाता है और जो इंटेस्टाइन है तो कंफर्टेबल नहीं हो पाता खाने के अंदर और डायरिया वगैरह की कंडीशंस अराइज हो सकती है। मैनेजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, इसका क्वेश्चन आता है ये कि डंपिंग सिंड्रोम की डाइट क्या होती है। तो याद रखना हाई फैट हाई प्रोटीन बट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है। हाई प्रोटीन हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है। बाकी सारा पेशेंट को खाना खाते में थोड़ी देर के लिए सुला दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा खाना खिलाया जाएगा, प्लस में मिल्क वगैरह आईवी अवॉइड कर दिया जाएगा, सोडियम को अवॉइड कर दिया जाएगा, प्लस में आईवी थेरेपी वगैरह को मेंटेन किया जाता है। एक और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आता है, दैट इज परनीशियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 का फॉर्मेशन हो नहीं पाता। विटामिन B12 का फॉर्मेशन इंट्रिंसिक फैक्टर्स एब्जॉर्ब करवाते हैं और फॉर्मेशन करवाते हैं इसका क्या होता है पैराइटल सेल्स होती है किसके अंदर, स्टमक के अंदर, तो वो इसका फॉर्मेशन करवाती है। अब पेट ही नहीं रहा, स्टमक ही नहीं रहा, तो कहां से पैराइटल सेल्स अगर कहां से इंट्रिंसिक फैक्टर अगर कहां से एब्जॉर्बेशन होगा विटामिन B12 का। एक टेस्ट होता है दैट इज नोन एज सीजनिंग टेस्ट, ठीक है, ये नाम याद रख लेना, पूछ लिया जाता है किसके अंदर किया जाता है, विटामिन B12 को चेक करने के लिए किया जाता है, सीजनिंग टेस्ट कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्बेशन वगैरह देखा जाता है और परनीसियस एनीमिया हो जाती है, रेड बीफी टंग हो जाती है किसकी, जिस पेशेंट के अंदर परनीसियस एनीमिया हो जाता है। स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर अगर पार्शियल हुआ है तो सर ओरली कभी कभी दे दिया जाएगा, अगर कंप्लीटली हुआ है तो हमेशा लाइफ टाइम तक उसको चला जाएगा। और पर विटामिन B12 हमेशा इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, लेकिन करवाता कौन है, इंट्रिंसिक फैक्टर, रिलीज किसके द्वारा होता है, पैराइटल सेल्स के द्वारा। तो ये होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, पेप्टिक अल्सर के बारे में। डिजीज थोड़ी लंबी है पर बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। आई होप ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी होगी, अच्छी लगी होगी, एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। ये चैनल आपके लिए किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं डेली क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी को नमस्कार।